हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, ये जो भर्ती है इसके अंदर किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, प्रत्येक पद के बारे में, कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्या आपकी एग्ज़ाम फीस है और किस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर अलॉट होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बस आप वीडियो के अंदर बने रहिए और विज्ञप्ति को ध्यान से देखते रहिए। तो देखो, चलो अपन अपनी विज्ञप्ति है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से आप बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल परीक्षा 2020, इसके अंदर देखो स्टार्टिंग के अंदर ही अपने को सारांश के रूप में सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद में देखो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है, इसमें पहली जो लाइन दी गई है वो दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो 1 अगस्त से स्टार्ट है और 7 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, जो लास्ट डेट है वो रात के 12 बजे तक नहीं है, वो रात के 11:30 बजे तक है। आ रही बात समझ में। चाहे से वो शुल्क भुगतान की हो, चाहे से वो आवेदन तिथि हो, चाहे ऑफलाइन चालान जमा कराने की हो, मतलब कि प्रत्येक अंतिम तिथि जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 23:30 इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो 11:30 बजे का है। आ रही बात समझ में। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर है, यानी कि वही बात हो गई। ठीक है। और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर तक है। ठीक है। रात के 11:30 बजे तक है। सेकंड देखो, इसमें ऑफलाइन चालान तैयार करने के लिए जो तिथि है वो 11 सितंबर, यानी आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जो चालान बनवाओगे वो 11 सितंबर तक ही बनवा सकते हो, उसके बाद मान्य नहीं होगा। और चालान के माध्यम से भुगतान करने की जो तिथि है वो 14 सितंबर है, यानी कि जिस दिन आप चालान तैयार करवाओगे उसके 2 दिन बाद तक लास्ट डेट दी हुई है। ठीक है। 11 सितंबर तो अंतिम है चालान तैयार कराने की, और 14 सितंबर भुगतान करने की अंतिम तिथि। ठीक है। अब देखो, इसमें लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा तिथि। कंप्यूटर आधारित परीक्षा तिथि है वो 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 27/11/2020, 14/12/2020 है, यानी कि ये भर्ती लगभग कम से कम भी 19 दिन के करीब चलेगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और सेंटर्स बहुत कम होते हैं। तो अलग अलग पारियों में इसका आयोजन किया जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं अपन डिटेल से कि आगे क्या दिया गया है इसके अंदर। आगे इसमें दिया गया है, जो देखो मैं पहले आपको बता दूं, जो आपके बिल्कुल काम का पॉइंट है वही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बाकी आप इसको मैं पूरे को आपको आपके सामने शो करूंगा। जहां पे आपको लगे कि ये पॉइंट अपने को पढ़ना चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके उसको पढ़ सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसमें देखिए, पॉइंट नंबर 1.2 मतलब ये वाला पॉइंट। आ रही बात समझ में। इसमें जो आपकी अभ्यर्थी आवेदन करने का जो प्रक्रिया वो केवल ऑनलाइन ही है, यानी ऑफलाइन आपका आवेदन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन कोई भी आवेदन किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा। ठीक है। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं देखो आगे, इसमें क्या दिया गया। देखो 1.3 में जो बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित, यानी कि जो एग्ज़ाम होगी वो दो भाषाओं में होगी, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में आप जिस मीडियम को पसंद करते हैं, जो आपके सूटेबल है, उस पर आप टिक कर सकते हैं। यानी कि जो भी जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे इसका ऑप्शन होगा, वहाँ जाओगे तो उसके अंदर जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके सामने आपको टिक करना होगा। आगे बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो धीरे धीरे आप देखते रहिए, प्रत्येक पॉइंट को आप समझते रहिए। आ रही बात समझ में। तो अब देखते हैं अपन इसमें तीसरा पॉइंट, जो कि अपने काम का है। ठीक है। इसके अंदर अपने को बताया गया है कि थोड़ा नीचे करता हूँ, इसमें रिक्तियों के ब्यौरा दिया गया है, यानी कि जो पद दिए गए हैं वो किस प्रकार से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं इनको कि जो कांस्टेबल का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें देखो आप यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज प्रत्येक पदों की संख्या दी गई है। टोटल है 3433। ठीक है। कांस्टेबल का पुरुष, यानी कि जैसे भूतपूर्व यानी बैकलॉग, इस तरह की जो SC ST के जो बैकलॉग हैं 19-15, और ये यहाँ पे रिक्तियों की संख्या देखो कैटेगरी अलग अलग बताया गया है। ठीक है। हरी बात समझ में। ये जो आपके सामने जो सारणी है इसमें आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। तो ये देखो
टोटल जो वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 5,846 की। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आप मान सकते हो लगभग 5,900 के करीब मान सकते हो। एग्जिट इसका आंकड़ा है 5,846 से। अब देखते हैं इसमें आगे। तो आगे देखो, इसमें प्रत्येक पॉइंट को आप पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो। इसमें देखो चौथा पॉइंट जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है कि जो फॉर्म भरने वाले जो भी अभ्यर्थी है उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। ये अपन सभी जानते हैं। ठीक है, 5 नंबर का जो पॉइंट है देखो दोस्तों, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्यार्थियों को इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है क्योंकि ये आयु से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि देखो, जो इसकी नॉर्मल एज है जिसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं लेता, उस बच्चे के लिए 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। या फिर यूँ समझिए कि जिसका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद में हुआ, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2002 के मध्य में जिसका फॉर्म जिनका जन्म हुआ है वह इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि वो अप्लाई करता है तो उसको किसी विशेष कैटेगरी में शामिल होना ज़रूरी है, जो कि 5.1 पॉइंट आपके सामने बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितने वर्ष की छूट दी गई है। जैसे यहाँ पे SC ST को 5 वर्ष की दी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग उसको 3 वर्ष की दी गई है। तो विशेष यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज दी गई हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें मैं फिर नीचे चलता हूँ, आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि किसको कितने वर्ष की छूट मिली है। आ रही बात समझ में? तो देखो, अब नीचे चलते हैं अपन, जो आपके काम का पॉइंट होगा वह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आगे जूम हो गया। चलो चलते हैं। नेक्स्ट है आपके, देखो पॉइंट ये हो गया, ये आप आराम से स्टॉप कर सकते हो, देख सकते हो। 7 नंबर पॉइंट देखिए, 7 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है और किस तरीके से अपने को योग्यताएं। इस भर्ती के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास है, जैसे कि आप बोर्ड पे इस पे सॉरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ विशेष कैटेगरी में 11वीं पास, यानी कि उसको 11वीं पास होगा उसको भी फॉर्म भरने की इजाज़त है। वो कौन से हैं, वो आप 7.1.1 में देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंटों में नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंटों में। सेवार्थ सेवानिवृत्त और दिवंगत पुलिस कर्मियों, दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो पुत्र पुत्रियां हैं वो 11वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें केवल दिल्ली पुलिस के बेडमैन, बिगुलर, गुड्सवार कांस्टेबल, डिस्पैच राइडर आदि जो हैं वो इसके अंदर 11वीं पास होने के बावजूद भी फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं कंपलसरी नहीं है उनके लिए। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर वो इस प्रकार कुछ अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है और माह परीक्षा की तारीख है, उसके अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन सा मान्य होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वही मान्य होगा जो MLV है। ठीक है, MLV जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही इसके अंदर मान्य होगा। हरी बात समझ में? 7.3 का जो पॉइंट है वो इस प्रकार से दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की वो आवेदन न करें। अब निर्धारित तारीख कौन सी है, देखो ऊपरी ऊपर यहाँ पे आपको साफ साफ दिया गया है कि 7 सितंबर 2020 जो अपने आवेदन की अंतिम तिथि है, जो अपने आवेदन की अंतिम तिथि है उस तारीख तक अपनी 12वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए, वही बंदा इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद में 7 सितंबर की बजाय अगर यदि 8 सितंबर को भी आपकी डिग्री आती है, 8 सितंबर को भी यदि आपका रिजल्ट जारी होता है तो आप उसके अंदर मान्य नहीं है। हमारी बात समझ में? यही चीज़ इसके अंदर समझाई गई है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, आगे देखते हैं। देखो इसमें जैसे कि जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पे जो आपके बिल्कुल आपके काम का पॉइंट है वही मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। थोड़ा सा कि स्क्रीन में मिस्टेक हो रखी है जिसकी वजह से बार बार जूम हो जाता है। 7.7 जो पॉइंट देखो आज ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत से बच्चों के लिए तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, एक मिनट। देखो इसके अंदर दिया गया है NCC के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? NCC के बारे में। जो NCC में जिसके पास ये प्रमाण पत्र है उसको अधिकतम अंकों का, यानी कि जितने नंबर का अपना पेपर होगा उसका 5% मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, B सर्टिफिकेट के लिए 3% मिलेंगे और A सर्टिफिकेट के लिए 2% मिलेंगे। और अपना जो पेपर है वो
100 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का होगा, तो परसेंटेज के मतलब ये हो गया कि 5% का मतलब 5 नंबर। अगर सी प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। कितने अंक मिलेंगे? 5। और यदि बी प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और यदि ए प्रमाण पत्र तो आपको 2 अंक मिलेंगे। आगे बात समझ में। और कितने पेपर के बारे में डिटेल से आगे सिलेबस सहित मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर अपन अब चलेंगे अपन डायरेक्ट इसमें आगे देखते रहेंगे। जैसे ये आवेदन करने का तरीका है। तो ये तो अपन जैसे भी ई मित्र अपने नज़दीक दुकान पे जाएंगे तो वहाँ जाएंगे तो वो अपने आप आवेदन करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी जो डिटेल्स है वो चेक करनी है। तो अब देखते हैं अपन 9 नंबर का जो पॉइंट अपना वो देखते हैं। 9 नंबर का पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आवेदन शुल्क बताया गया, आवेदन शुल्क और भुगतान करने का तरीका बताया गया, ठीक है। तो देखो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपीज़ है, यानी कितना 100 रुपये है। लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें छूट मिली दी गई है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हैं, इस प्रकार से। और महिला अभ्यर्थी हैं। महिला अभ्यर्थी ध्यान में देखिए, महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के हो उनका आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। सिर्फ पुरुषों में अनुसूचित जाति, जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। और भुगतान करने का तरीका देखो 9.3 के अंदर अलग अलग तरीका बताया गया है, जैसे यूपीआई हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, मास्टर कार्ड हुआ, इस प्रकार से जो अन्य तरीके से भी अपन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से बताया गया 9.4 के अंदर कि जो भुगतान ऑनलाइन भुगतान का जो दिनांक है वो 9 सितंबर दिया गया रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। और जो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से भुगतान कराना चाहते हैं तो वो 14 सितंबर तक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर। आगे बात समझ में, ठीक है। और बशर्त उनकी शर्त यही है कि जो भुगतान को वो जो 14 सितंबर को अपन ऑफलाइन जो भुगतान करेंगे उसका चालान 11 सितंबर तक रात के 11:30 बजे तक बन जाना चाहिए, ठीक है। 11 सितंबर तक बनेगा। जो 12 सितंबर को बनाएगा उसका चालान मान्य नहीं होगा। इसके अंदर सीधी बात यही है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया अपने को, परीक्षा केंद्र से संबंधित बताया गया है। देखो परीक्षा केंद्र में क्या बताया गया है कि अपन जो यहाँ पे सामने आपके साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि बीच वाला देखो, ये यहाँ पे क्षेत्र का, यानी कि जिस शहर में एग्जाम होगी वो शहर और कोष्टक में उनका परीक्षा केंद्र कोड बताया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षा केंद्र और केंद्र का कोड दिया गया है। जो शहर का नाम लिखा हुआ वह परीक्षा केंद्र होगा, उसके सामने कोष्टक में जो एक संख्या लिखी हुई है वह है केंद्र कोड, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट यानी वो क्षेत्र दिया गया जहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो इसमें भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर 4 से 5 शहरों के अंदर इसका सेंटर दिया जाएगा। आप अपने राज्य या अपने संबंधित जो भी क्षेत्र है वो उसमें किसी भी शहर का नाम देख लीजिए और उस शहर में अपना सेंटर ले लीजिएगा। जैसे फॉर्म फिल करने जाओ तो वहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस शहर में आप सेंटर चाहते हैं उसका केंद्र कोड ध्यान से भरना। यदि केंद्र कोड अलग भर दिया और सेंटर अलग भर दिया तो फिर आपका जो परीक्षा केंद्र हो कहीं भी पूरे भारत में दिया जा सकता है। तो बिल्कुल सावधानी से फॉर्म आपको भरना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं अपन, देखो आगे चलते हैं। अब आगे देखो इसमें क्या दिया, परीक्षा की रूपरेखा क्या है। परीक्षा की रूपरेखा ये है कि इसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद में अपना फिजिकल होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 3 प्रकार के चरणों में होगी। जैसे ये तो कंप्यूटर आधारित हो गई, यहाँ पे शारीरिक दक्षता हो गई, ठीक है। और उसके बाद में ये सब कुछ क्लियर करने के बाद में अपना मेडिकल होगा, यानी चिकित्सा प्रणाली से अपने को गुजरना होगा। आ रही बात समझ में। तो ये सब अपने को करना होगा। अब देखो इसके अंदर फिजिकल के अंदर क्या करना होगा, परीक्षा के अंदर क्या करना, स्टार्टिंग जो एग्जाम है कंप्यूटर आधारित उसका सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में शारीरिक दक्षता में क्या क्या अपने को करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी स्टार्टिंग परीक्षा के अंदर अपने को क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक बिल्कुल आसानी से शॉर्ट में बताया गया है और डिटेल से इसका आगे बताया जाएगा। तो क्या दिया गया है इसमें देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, अब देखियो इसमें, यानी कि इसमें 4 भाग होंगे। जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। आगे बात समझ में, जैसे ऊपर देख पा रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, इसका मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें 4 भाग हैं। पहला भाग जो है उसके अंदर सामान्य बुद्धि और समसामयिक दी जाएगी। सामान्य बुद्धि भाग क के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की, ठीक है। भाग ख जो सेकंड है वो तर्क शक्ति का होगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर की। आगे बात समझ में। भाग ग जो है वो है संख्यात्मक योग्यता, जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर की ही अपने को मिलेंगे, ठीक है। यदि अपन 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं तो। आगे बात समझ में।
सेकंड यानी फोर्थ जो भाग है वो कंप्यूटर से संबंधित है, इसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है। तो देखो जिस कंप्यूटर के जिस टॉपिक से अपने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ है। कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW और वेब ब्राउजर। कंप्यूटर संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और ये टोटल 100 क्वेश्चन करने के लिए अपने को 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 90 मिनट का, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट अपने को मिलेगी। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस का शॉर्ट रूप समझाया गया है। बाकी डिटेल से देखो आगे भी दिया गया है कि कौन भाग क्या में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, संख्यात्मक योग्यता जो दी गई है उसमें क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आसानी से सब कुछ समझाया गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो 11.5 का जो पॉइंट है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 25%, सॉरी हाँ 25%, यानी कि अगर अपने 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पे अपने 5 अंक कटेंगे। पाँच कैसे कि 4 जो गलत हो गए 4 तो वो कटेंगे और एक जो अपन सही क्वेश्चन किया उसको भी गलत मान लिया जाएगा। आगे बात समझ में? 11.6 का जो पॉइंट है वो फिर से समझाया गया है कि जो अपनी एग्जाम होगी वो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगी, ठीक है। आप जिस माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं वो अपन अपने सिलेक्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे 11.8 का जो अपना पॉइंट है ये बहुत मायने रखता है अपने लिए, क्योंकि इस जो अपनी वैकेंसी है, जिस वैकेंसी के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं उसका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस यानी कि जो उसका भाग फर्स्ट है, भाग क है, वो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से संबंधित है, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। आगे बात समझ में? और उसके 50 क्वेश्चन किस किस टॉपिक में से आएगा वो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ये पैराग्राफ आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड भाग है भाग है तर्क शक्ति, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे। और वो 25 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स में आएंगे वो यहाँ पे देखो सब कुछ समझाया गया। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग से संबंधित जो भी टॉपिक है वो सारे इसमें दिए गए हैं। उसके बाद में देखो थर्ड जो भाग अपना वो है गए, कौन सा गए, जिसके 15 क्वेश्चन अपने को दिए जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 15 क्वेश्चन। और इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो मैथमेटिकली, जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रफल, समय, दूरी, समय, कार्य, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है टॉपिक्स हैं उनमें से इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अपना पार्ट रह गया फोर्थ। तो फोर्थ जो पार्ट है अपना अपना जो फोर्थ पार्ट है वो इस प्रकार से नीचे दिया गया है, देखो उसको भी अपना आसानी से देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना दिए, ये है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW और वेब ब्राउजर, ये जो मेन टॉपिक है। और इसके अंदर किस प्रकार के क्या पूछा जाएगा वो साफ बताया गया है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, किसी भी दस्तावेज को खोलना बंद करना, पाठ लेखन यानी कि कोई भी अपन लेटर वगैरह टाइप करें किस प्रकार से क्या चीज़ें देखें, MS एक्सेल को किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ही आसानी से, यानी कि 4 लाइन जो दी गई हैं इन्हीं में से अपने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन, और वो इसी में से आएंगे। आ रही बात समझ में? तो देखो 11.9 का जो अपना पॉइंट है वो साफ लिखा हुआ है कि जो पेपर होगा वो मेट्रिक इस तरह का होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपने इसमें फिजिकल से संबंधित अपने को जानकारी मिलेगी। तो फिजिकल से संबंधित जो जानकारी है वो इस प्रकार से है कि पहले अपन बात करते हैं पुरुष की, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो सारणी में साफ साफ लिखा है कि जो बंदा 30 साल तक है, यानी 18 से लेकर 30 साल तक है, उसको 6 मिनट में 1600 मीटर और 14 फीट लंबी कूद और 3 फुट 9 इंच ऊंची कूद उसको क्लियर करनी होगी। उसके बाद में 30 से 40 वर्ष तक टाइम दिया हुआ 7 मिनट 13 फीट और 3 6, ठीक है। 40 से ऊपर जो है उनको 8 मिनट 12 फीट और 3 3। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर 30 वर्ष तक या 30 से 40 वर्ष तक का क्या मैटर है इसमें। ये वो है कि नॉर्मल तो अपनी जो वैकेंसी है उसमें 18 से 25 तक के ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वजह से फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष श्रेणी में जैसे 5 वर्ष की छूट दी जाती है तो वो 35 साल तक आ गया। तो कुछ ऐसे भी हैं भूतपूर्व सैनिक जो उनको 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो कुछ विशेष कैटेगरी के हैं वो इसमें 40 से भी ऊपर वर्ष के जो बंदे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो उन सब के लिए ये सब अलग अलग बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना पॉइंट जो अपने लिए काफ़ी मायने रखता है।
अब देखो अपने फिजिकल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल फिजिकल की जो डिटेल थी वो अपन ने देख लिया है। अब यहाँ पे मापदंड हाइट चेस्ट वगैरह किस प्रकार से कितना होना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। तो पुरुष अभ्यर्थियों का जो शारीरिक माप मानक है उसमें न्यूनतम नॉर्मल अभ्यर्थी है उसके लिए 70 सेंटीमीटर का 170 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और जो विशेष परिस्थिति में आगे पॉइंट देखते हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र, गढ़वालियों, कमोनी, ये डोगरा, मराठो, इस तरह कुछ विशेष क्षेत्र हैं, विशेष श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। कितने की? 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। जैसे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी, वो 165 सेंटीमीटर के होंगे तब भी क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो कुछ दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो पुत्र हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये इनका पुरुषों का शारीरिक माप व मानक है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर चेस्ट की बात करें, वो तो हाइट की बात थी, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में क्या है कि जो चेस्ट है वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसका फुलाव जो है, उसका जो फुलाव है न्यूनतम तो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर का, फुलाव है वो 4 सेंटीमीटर का। तो कहने का मतलब ये होगा कि 81 से 85 अपना सेंटर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें 5 सेंटीमीटर कुछ विशेष परिस्थिति में छूट मिलती है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो चलते हैं अपन आगे। ये अभी अपने पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में डिटेल्स देखी, अब देखेंगे अपन महिला अभ्यर्थियों के बारे में। तो महिला अभ्यर्थियों के बारे में देखो सेम वही है, 30 वर्ष तक होगा उसको तो 8 मिनट में 100 मीटर की दौड़ क्लियर करनी होगी। लंबी कूद उसके लिए 10 फीट की होगी और ऊंची कूद उसके लिए 3 फीट की होगी, ठीक है। इस प्रकार से 30 से 40 का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और 40 साल से ऊपर इसमें 10 मिनट 8 फीट और 2 6 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी डिटेल दी गई है। अब इनके जो ये इनका दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद जो मापदंड था, इनमें जो क्लियर करेगा उसके लिए फिर शारीरिक मापन होगा, ठीक है। यानी कि उनकी हाइट वगैरह नापने के लिए क्वालिफाई होंगे। पहले ये चीज़ें होंगी, उसके बाद में उनके शारीरिक माप। तो शारीरिक माप में क्या क्या दिया गया है देखो यहाँ पे अपन आसानी से देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। फिर सेम वही उसी तरह विशेष परिस्थितियों में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी महिलाओं को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी। दिल्ली पुलिस से संबंधित और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पुत्री हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 152 सेंटीमीटर हाइट वाले जो लड़के हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकती हैं। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो उसके बाद में बड़ा पॉइंट आता है चिकित्सा, यानी कि जब अपन लिखित परीक्षा क्लियर करेंगे, लिखित परीक्षा क्लियर करेंगे उसके बाद में अपन 1600 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में अपन हाइट चेस्ट जो अपन नाप तोल है शरीर का वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में अपन गुजरेंगे मेडिकल की प्रक्रिया से। तो मेडिकल प्रक्रिया आप आराम से पढ़ लेना, इसमें जितना भी दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बगैर चश्मे के अपनी जो आँखें हैं वो 6/12 की होनी चाहिए, यानी 6/12 की होनी चाहिए। रंग दृष्टिहीन से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? बाकी इसको आप आराम से डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। जैसे कि देखो ये हो गया 12.1 चिकित्सा से संबंधित। अब देखो इसके अंदर प्रवेश परीक्षा से संबंधित क्या दिया गया है। प्रवेश परीक्षा के अंदर अभी ये पहला पॉइंट इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसको। अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। ये भी कोई बात नहीं, 13.4 को छोड़ते हैं। 13.7 का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब अपन एग्ज़ाम देने जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब अपन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक तो अपने को प्रवेश पत्र चाहिएगा जो कि अपन आमतौर पे हर एग्ज़ाम के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में प्रवेश पत्र प्लस उसके साथ में अपने को 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो चाहिए जो कि बिल्कुल रंगीन होनी चाहिए, जो कि करंट में ही वो बनवाई हुई होनी चाहिए। यानी कि प्रवेश पत्र प्लस 2 पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो और उनके साथ
उनके साथ इनमें से जो यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई एक दस्तावेज़ अपने को आईडी ग्रुप में लेके जाना है। यानी कि ऐसा आईडी दस्तावेज़ जिस पे अपनी फ़ोटो भी लगी हो और साथ में अपनी जन्म डेट भी हो। और यदि अपने पास 1% ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इन जो 9 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आमतौर पे इनमें से कोई न कोई मिल ही जाएगा अपने पास, लेकिन फिर भी अपने पास ऐसा नहीं है कि किसी पे तो फ़ोटो लगी हुई है तो उसमें जन्म डेट नहीं है, और यदि जन्म डेट है तो फ़ोटो नहीं लगी हुई, तो आप अलग-अलग भी ले जा सकते हैं। जैसे कि जन्म डेट के लिए आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, और फ़ोटो के लिए आप जैसे कोई अपना कॉलेज से संबंधित परिचय पत्र या कोई राशन कार्ड वगैरह जहाँ अपनी फ़ोटो वगैरह कुछ भी लगी हो, इस तरीके से आप सप्लीमेंट्री व्यवस्था भी कर सकते हैं। जैसे कि जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आप 13.8 में देख सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आ रही बात समझ में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसमें धीरे देखो यहाँ पे 14.3 है, इसमें अभ्यर्थी विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करानी होगी। देखो इसके अंदर ये कुछ दस्तावेज हैं, ये तैयार रखना। अगर यदि अपन सिलेक्शन होता है, अपन फाइनल लिस्ट तक पहुँचते हैं, तो इन दस्तावेज की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट 15 नंबर पॉइंट क्या है। 14 पॉइंट में इतना कोई खास नहीं है। चयन का तरीका, इसको देख लेते हैं अपन। चयन का जो तरीका है, चयन का तरीका वही है कि क्या इसमें देखो पहले तो कंप्यूटर पे आधारित एक लिखित एग्जाम होगी, उसके बाद में फिजिकल होगा, और उसके बाद में अपना चिकित्सा यानी कि मेडिकल से अपने को गुजरना होगा, ठीक है? ये 15.3 का अपना ये पॉइंट था, ठीक है? और बाकी 15.1 का पहला पॉइंट ये था। 15.3 का वही पॉइंट है जो अभी तीसरी बार आ रहा है कि जो एग्ज़ाम होगी अपनी, वो हिंदी और अंग्रेजी में होगी, ठीक है? ये इस प्रकार से ये दिया गया है चयन प्रक्रिया। अब देखो अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो जो भी आपको पढ़ना हो वो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, लेकिन इस जो नोटिफिकेशन है इसमें हर वो चीज़ दी गई है इसके अलावा बाहर, इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो इसमें छूट गया हो, ठीक है? अब देखो 16 नंबर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बराबरी के मामले का निपटारा। बराबरी के मामले का निपटारा से मतलब है कि यदि किसी भी सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स समान आ जाते हैं तो फिर उसका चयन कैसे करेंगे। यदि उनके मार्क्स से समान आ गए तो फिर अपन क्या करें, उसमें क्या किया जाएगा, पहले सबसे पहले देखा जाएगा कि उसके भाग, दोनों के भाग कै देखे जाएंगे। भाग कै में किसके ज़्यादा अंक हैं, यदि भाग कै में जिसके अंक ज़्यादा होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। अगर वहाँ भी उन दोनों के नंबर सेम मिल गए तो भाग ख देखा जाएगा। भाग ख में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। यदि वहाँ भी नंबर सेम हो गए तो फिर तीसरा इसमें क्या देखा जाएगा कि जन्म तारीख देखी जाएगी, जन्म डेट, यानी कि उन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। दोनों में से जो बंदा बड़ा होगा, जो कैंडिडेट बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि छोटे वाले को तो फिर से मौका मिल सकता है, बड़े वाला ओवरेज होने का डर रहता है, इसलिए बड़े वाले को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है? अगर दोनों की जन्म डेट भी सेम होगी तो फिर चौथा इसमें लास्ट है, उनका जो नेम है, नेम के अंदर वर्णानुसार जो शब्द कोश में अपने जो अपने मीनिंग्स होते हैं उस हिसाब से नामों के वर्ण क्रमानुसार को क्रम को देख कर ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से ये अपने इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन थे। अरे बात समझ में। अब इसमें देखो आगे बहुत कुछ है, लेकिन जैसे कि वो फॉर्म भरने की वो दी गई है कि फॉर्म कैसा होगा, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह दिए गए हैं। आप चाहो तो इन सबको देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। ये डिटेल्स, काफ़ी डिटेल दी गई है इसके अंदर। इसके लगभग 51 पेज हैं, लेकिन जो अपनी इम्पोर्टेंट जो अपनी जानकारी थी वो स्टार्टिंग के 17 से 18 पेज में आ गई है। उसके अलावा अपने को कुछ ज़्यादा खास नहीं चाहिए। देखो अब जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, तो ये अपने क्या काम, अपने कोई काम की नहीं है। अपन ई मित्र पे जाएंगे तो वहाँ अपने आप ई मित्र से भर दिया जाता है। ये दो प्रक्रिया में ये अपना फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? एक बार तो पंजीकरण होगा, दूसरा आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, ठीक है? इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप आपकी जो संबंधित न्यूज़ है उसको आप देख सकें, और उसको उसी के हिसाब से आपकी जो भी पढ़ाई करने की या जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी आप आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है? ये और इसका इससे संबंधित जो मैथमेटिकली मैटर है मैं आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।